तो पिछले वीडियो में हमने एसिड, बेस और पीएच के बारे में जाना। अब इस वीडियो में हम इंडिकेटर्स और सॉल्ट को स्टडी करेंगे। अगला टॉपिक है इंडिकेटर्स। किसी सॉल्यूशन का पीएच पता करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। इन इंडिकेटर्स को जब हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है, और यह कलर चेंज कैसा होगा ये उस सॉल्यूशन में H+ आयन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर्स आर लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एक्सेट्रा। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि कई डिफरेंट इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। इसको जब हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो यह अलग अलग पीएच रेंज के लिए अलग अलग कलर शो करता है। फॉर एग्जाम्पल 0 से 2 पीएच रेंज में इसका कोई एक कलर होगा, फिर 2 से 4 पीएच के बीच इसका कोई डिफरेंट कलर होगा। इसी तरह यह डिफरेंट पीएच रेंज में डिफरेंट कलर शो करता है। सिमिलरली अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो उसका कलर रेड हो जाता है। यानी ये इंडिकेटर्स सिर्फ पीएच का रेंज बताते हैं। एग्जैक्ट पीएच वैल्यू जानने के लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि पीएच मीटर का यूज़ करना होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में अलग अलग स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये पीएच की नॉलेज ही है जिसका यूज़ हम इनो या फिर दूसरे एंटासिड को बनाने में करते हैं, और इन एंटासिड का यूज़ हम एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए करते हैं। हमारी बॉडी भी एक स्पेसिफिक पीएच के अंदर ही काम करती है जिसकी वैल्यू होती है 7 to 7.8 पीएच। यानी हमारी बॉडी बेसिक पीएच रेंज में काम करती है। इसके बाद है एसिड रेन। यह ऐसी बारिश होती है जिसमें गिरने वाला पानी का पीएच 5.6 के आसपास होता है। ऐसी बारिश लाइफ के लिए हार्मफुल होती है क्योंकि मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिक पीएच रेंज में ही फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड रेन अगर नदी में गिरे तो उस नदी का पानी एसिडिक हो जाएगा जिससे उसमें रहने वाली मछलियाँ मर जाएंगी। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी सॉइल का पीएच सही होना चाहिए। इसलिए एग्रीकल्चर में हम मिट्टी में कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाते हैं जो कि मिट्टी की एक्सेस एसिडिटी को ख़त्म करती है, जैसे कि जिप्सम। नेक्स्ट, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इस टॉपिक में हम हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस में पीएच के रोल को समझेंगे। हमारे पेट में HCl एसिड प्रोड्यूस होता है। इसका पीएच 1.2 के लगभग होता है। जब खाना हमारे पेट में जाता है तो यह HCl उस पर एक्ट करता है और खाना पचाना शुरू हो जाता है। पर जब इनडाइजेशन होती है तो उस समय पेट में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाती है जिसके कारण हमें दर्द और डिस्कम्फर्ट होता है। इसको ट्रीट करने के लिए हम एंटासिड का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक माइल्ड बेस होता है। वह जब पेट के अंदर जाता है तो एसिड से रिएक्ट कर उसे वाटर और सॉल्ट में बदल देता है। यानी वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इस प्रकार एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और एक्सेस एसिड हमारे पेट से रिमूव हो जाता है। इसी प्रकार हम इनो का यूज़ करते हैं एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए। इनो बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट और साइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। इसे जब हम पानी में मिलाते हैं तो एक बेसिक सॉल्यूशन बनता है जो पेट के अंदर जाकर एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और इस तरह हमारे पेट से एक्सेस एसिड रिमूव हो जाता है। पीएच चेंज एज द काउज ऑफ टूथ डिके। हमारे दांतों की सुरक्षा में भी पीएच का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। दांतों की सबसे ऊपर की लेयर को इनेमल कहते हैं और यह कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट हमारे शरीर का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और नॉर्मली यह डिके नहीं होता, लेकिन जब हम खाते हैं तो उसके कुछ पार्टिकल्स मुंह के अंदर बच जाते हैं और मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वह बचे हुए फूड पार्टिकल्स पर एक्ट करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जब मुंह के अंदर इतना एसिड प्रोड्यूस हो जाता है
कि मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो यह इनेमल डिके होने लगता है और हमारे दांत खराब होने लगते हैं। इससे बचने के लिए हर मील के बाद अच्छे से मुंह को साफ करना चाहिए और हो सके तो टूथपेस्ट से मुंह को साफ करना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट बेसिक होते हैं जो कि मुंह में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स में कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द लिस्ट ऑफ डिफरेंट एसिड्स प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसे आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है सॉल्ट्स। बाय डेफिनेशन अ सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। यहाँ पर हमें दो बातें क्लियर होनी चाहिए। पहला कि सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है और दूसरा कि वह एसिड और बेस के बीच होने वाले रिएक्शन से बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही एक प्रोडक्ट होता है। सो व्हाई इज सॉल्ट एन आयोनिक कंपाउंड? सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक कटायन होता है और एक अनायन होता है। कटायन यानी पॉजिटिव आयन जो कि एक मेटल का आयन होता है, एंड अनायन यानी नेगेटिव आयन जो कि एक नॉन मेटल का आयन होता है। और ये दोनों आपस में एक आयोनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और अगर आप कटायन और अनायन के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं तो याद रखने के लिए इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट आर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा। नाउ फॉर एग्जाम्पल हम NaCl के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें Na+ कटायन है और Cl- अनायन है। अब हम जानते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए Na और Cl आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं और इस टाइप की बॉन्डिंग को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सॉल्ट तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, लेकिन क्या उसका भी कोई pH होता है? तो इसका आंसर है यस, सॉल्ट सॉल्यूशन का भी अपना pH होता है। अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के बीच रिएक्शन से बना है तो उसका pH 7 होगा, यानी उसका सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। फॉर एग्जांपल NaCl। और अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच रिएक्शन से बना है तो उसका pH 7 से कम होगा, यानी उसके सॉल्यूशन में एसिड ज़्यादा डोमिनेंट होगा। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड। इसी तरह अगर कोई सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच रिएक्शन से बना है तो उसका pH 7 से ज़्यादा होगा, यानी उसके सॉल्यूशन में बेस ज़्यादा डोमिनेंट होगा। फॉर एग्जांपल पोटेशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जिसका केमिकल फार्मूला NaCl होता है, इसको हम रॉक सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इसका यूज़ हम डिफरेंट केमिकल्स को बनाने में करते हैं। फर्स्ट वन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम सबसे पहले ब्राइन सॉल्यूशन बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। अब इस ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यानी जब ब्राइन में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलती है। इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्लोर वर्ड क्लोरीन को डिनोट करता है और अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रिएक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं। सेकेंड वन, नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज ब्लीचिंग पाउडर। अभी हमने देखा था कि ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हमें क्लोरीन गैस मिलती है। इस क्लोरीन गैस का हम ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में यूज़ करते हैं। वैसे तो ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल कंपोजिशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, पर सिंपली हम इसे CaOCl2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्लोरीन को जब हम ड्राई स्लैग्ड लाइम से रिएक्ट करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। इस रिएक्शन को हम
इस तरह लिख सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसके वेरियस यूजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट केमिकल है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम केमिकली सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इसे हम सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। इस प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन से हमें अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा मिलता है। इस रिएक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं। बेकिंग सोडा का यूज़ हम कुकिंग में करते हैं। इसके और भी यूजेस हैं जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल इज बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं या पानी में मिलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाती है। नेक्स्ट केमिकल है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम केमिकली सोडियम कार्बोनेट हेप्टाहाइड्रेट कहते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं जिसके एक मॉलिक्यूल के साथ 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एसोसिएटेड होते हैं। सॉल्वे प्रोसेस का यूज़ कर हमने सोडियम क्लोराइड से सोडियम बाइकार्बोनेट बना लिया था। अब उसी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट देता है। इसी सोडियम कार्बोनेट को जब हम क्रिस्टलाइज कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसमें इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं। वॉशिंग सोडा को मोस्टली क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। नाउ वी शैल लर्न अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। आसान शब्दों में कहें तो सॉल्ट क्रिस्टल जब बनता है तो इसके एक मॉलिक्यूल के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं। इसी एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल CuSO4.5H2O। कॉपर सल्फेट जब क्रिस्टलाइज होता है तो उसके एक मॉलिक्यूल के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं। यही जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें ही हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वैसे सॉल्ट क्रिस्टल्स जिनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एसोसिएटेड रहते हैं उन्हें हम हाइड्रेट्स कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम वाटर ऑफ हाइड्रेशन या क्रिस्टलाइजेशन वाटर भी कहते हैं। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट मॉलिक्यूल के साथ केमिकली बॉन्डेड नहीं होते। ये वाटर मॉलिक्यूल बस क्रिस्टल के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। या यूँ कहें कि क्रिस्टल में जो खाली जगह रहती है उसमें यह फिट हो जाते हैं। इसलिए जब हम सॉल्ट क्रिस्टल को हीट करते हैं तो यह वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट हो जाती है। पर जब वापस से हम इन सॉल्ट क्रिस्टल्स को मॉइस्चर देते हैं तो यह दोबारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गेन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो कि ब्लू कलर का होता है, इसे जब हम हीट करते हैं तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट हो जाता है और ये अपना ब्लू कलर लूज कर देता है। पर जब हम इसे वापस से मॉइस्चर सप्लाई करते हैं तो ये फिर से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गेन कर लेता है और ब्लू कलर का हो जाता है। नाउ इन द एंड हियर इज अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट हाइड्रेट सॉल्ट्स। इनके कॉमन नेम और कलर भी हमने मेंशन कर दिया है। इनको आप अच्छे से स्टडी कर लें। दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।